हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए जैसे कि एसएससी जेई हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी पीएससी ई हो गया, यूपीएससी आईएएस हो गया और वेरियस पीएसयू एग्जाम जो होते हैं और स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और याद कीजिए, इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर अ वर्क द फॉलोइंग डेटा आर नेसेसरी। तो कौन कौन डेटा बोला नेसेसरी है टू मेक आउट द एस्टिमेट फॉर अ वर्क। ओके, सो दिया हुआ है दो डेटा, दैट इज द ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। तो बोला तीसरा कौन सा डेटा है जो कि एस्टिमेट, किसी वर्क का एस्टिमेट बनाने में यूज होगा, तो वो होता है आपका रेट्स। तो रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि किसी भी वर्क का एस्टिमेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन होता है। सो द रेट पर रेट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, द रेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल इज टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड द वेजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेबर अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स। तो सभी आइटम्स का रेट, सभी मटेरियल्स का रेट और लेबर का क्या रेट है, वेजेस है, उसके अनुसार जो है हम एस्टिमेट ऑफ द वर्क जो है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्क और प्रोजेक्ट्स। तो बोल रहा है कि कौन सा एस्टिमेट है जो कि रिक्वायर है किसके लिए, प्रिलिमिनरी स्टडीज, किसी भी प्रोजेक्ट का प्रिलिमिनरी स्टडीज के लिए कौन सा एस्टिमेट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या होता है? इट इज टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब कोई भी वर्क को सैंक्शन करता है तो एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है जो कि प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ द वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, the rate being deducted from the cost of similar building having similar specifications, heights and construction in the locality। तो बोल रहा है कौन सा एस्टिमेट है जो कि प्रिपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। सो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर होता है, और बोल रहा है कि द रेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग्स हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। तो वो होता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ओके, सो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय द प्लिंथ एरिया रेट। तो क्या करना है आपको? प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकल जाएगा। ओके, सो द प्लिंथ एरिया should be calculated for the covered area by taking the external dimension of the building at the floor level। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन बाय स्पेशलाइज्ड फर्म हुज डिटेल्स आर नॉट नोन व्हेन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। तो बोल रहा है कि कौन सा कॉस्ट है, कौन सा सम है, इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट, जो कि एस्टिमेट में प्रोवाइड किया जाता है, एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन बाय स्पेशलाइज्ड फर्म whose details are not known when preparing the estimate। so कौन सा है वो है आपका provisional sum। okay, so the work like installation of refrigerating machine, installation of lift, air conditioning etc., for which full information and details may not be known when preparing estimate and entering into contract and are required to be installed by a specialized firm as so जो होता है कौन सा provisional sum जो होता है वो होता है प्रोवाइड किया जाता है इन द estimate and the bill of quantities। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका इन विच मेथड अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल्स इज फाउंड इन रनिंग मीटर्स एंड दिस टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट मीटर ऑफ वॉल गिव्स अ फेयरली एक्यूरेट कॉस्ट। तो बोल रहा है कौन सा मेथड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज फाउंड इन रनिंग मीटर, जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल को हम क्या करते हैं, रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, एंड दिस टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट रनिंग मीटर ऑफ वॉल गिव्स अ फेयरली एक्यूरेट कॉस्ट। मीन्स जितना भी लंबा मीटर का वॉल है उसका रेट हम क्या करें, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एक मीटर जो वॉल है उसका रेट से, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा एक्यूरेट कॉस्ट देगा। तो बोल रहा है कि कौन सा मेथड होता है ये, तो ये होता है आपका अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। ओके, सो फॉर दिस मेथड द स्ट्रक्चर मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ एंड सुपरस्ट्रक्चर।
सो टोटल लेंथ ऑफ वॉल हो गया, और पर मीटर का रेट से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस टाइप की मेथड को कहते हैं आप अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। ओके, इसमें हम स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द फाउंडेशन जिसमें कि प्लिंथ में इंक्लूड होता है, और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश एस्टिमेट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। तो बोल रहा है कि कौन सा एस्टिमेट है जो कि डिटेल में होता है और प्रिपेयर क्या आता है टू स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और कोई भी वर्क चले तो उसको प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन में चलाने के लिए कौन सा एस्टिमेट होता है, तो वो होता है आपका मेंटेनेंस एस्टिमेट। ओके, सो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो ये जो मेंटेनेंस एस्टिमेट होता है वो इंक्लूड करता है वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर्स। तो इन सब चीज़ों को इन द केस ऑफ बिल्डिंग वो होता है, इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंदर रखा जाता है, जो कि एक डिटेल एस्टिमेट होता है और प्रिपेयर किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग और स्मॉल वर्क्स एंड ईच ऑफ दीज वर्क इज नोन एज। तो बोल रहा है कि अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, हाँ, तो उसमें उसको सेवरल स्मॉल स्मॉल वर्क में हम डिवाइड करते हैं, तो वो वर्क क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका सब वर्क। ओके, तो सब वर्क क्या होता है, अ डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ ईच सब वर्क इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आर केप्ट सब वर्क वाइज। तो जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, राइट, कोई मान लीजिए कि ब्रिज बन रहा है या कोई बिल्डिंग कॉलोनी बन रहा है, तो बोल रहा है कि उसमें छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर देता है। जैसे कि कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, प्लास्टरिंग करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, रोड बनाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, टाइल्स का काम करता है। सो जो स्मॉल स्मॉल वर्क में जो उसको डिवाइड कहता है वो कहता है आपका सब वर्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म डैश इज यूज टू डिनोट अ प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क बेस्ड ऑन एक्चुअल लेबरर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है टर्म है वो यूज किया जाता है टू डिनोट अ प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क बेस्ड ऑन एक्चुअल लेबरर्स और मटेरियल रिक्वायर्ड के बेस पे कौन सा टर्म है यूज किया जाता है फॉर द कॉस्टिंग ऑफ द वर्क। ओके, तो वो होता है आपका डे वर्क। सो कुछ टर्म जो होता है वर्क का, कुछ आइटम ऑफ द वर्क जो होता है वो मेजर नहीं किया जा सकता है, राइट। वो होता है जैसे कि प्लास्टर वर्क, आर्किटेक्चरल फिनिश ऑफ बिल्डिंग, वर्क अंडर वाटर, इसको हम कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं डे वर्क। डे वर्क के अनुसार हम उसको पे करते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि द शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ मटेरियल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबरर्स likely to be engaged in the work should be included in the tender and contract agreement। तो कुछ चीज़ों में जिसका कि हम लोग एक्चुअल में नहीं निकाल सकते हैं, उसका रेट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको हम कुछ पार्ट को डे वर्क के अनुसार हम उसको पे करते हैं, पर डे के अनुसार पे करते हैं, और हम उसको लेबर किस क्लास का लेबर उसमें काम करेगा उसके अनुसार हम टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हम उसको इंक्लूड कर देते हैं टू मेक द एस्टिमेट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि डैश इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। तो कौन सा एरिया है जो कि बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग है और मेजर क्या है, मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी, तो वो होता है आपका प्लिंथ एरिया। सो प्लिंथ एरिया जो होता है इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द external dimension of the building at the floor level excluding plinth offset of any। ओके, सो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होता है, वो होता है इसमें कोर्टयार्ड, ओपन एरियाज, बालकोनीज एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है प्लिंथ एरिया में। ओके, नेक्स्ट डैश इज अ लिस्ट और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आइटम्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि कौन सा लिस्ट है या फिर कौन सा टर्म है जो कि लिस्ट होता है और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल आइटम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, तो वो होता है आपका क्वांटिटी सर्वे। सो क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, इसमें कि क्या बोल रहा है, ऑल द पॉसिबल आइटम्स ऑफ वर्क जो है उसमें लिस्ट होता है, सो क्वांटिटी सर्वे होता है वो। ओके, सो दीज क्वांटिटीज आर वर्कड फ्रॉम द प्लान एंड ड्राइंग ऑफ द स्ट्रक्चर, thus the quantity survey indicates the quantities of work to be done under each item which when priced per unit gives the amount of cost। okay, next तो बोल रहा है कि डैश एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द एरिया ऑफ बरांडास, पैसेजेस, कॉरिडोर्स, बालकनीज, पोर्चेज एक्सेट्रा। तो कौन सा एरिया है जो कि इन सब टर्म को एरिया को कैलकुलेट करता है, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देखे क्या, इन सब चीज़ों को बरांडास, पासेज, कॉरिडोर्स को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये किस में इंक्लूड करते हैं, हम इसको इंक्लूड करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में। ओके, सो ये जो होता है आपका, ये जो यूज होता है आपका, ये होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स ऑफ द बिल्डिंग, और ये जो है जनरली 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग होता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है
वो हो सकता है 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग होता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बरांडाज, पैसेज, कॉरिडोर्स को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। तो हम इसको इंक्लूड करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में। सो ये जो है आपका एरिया 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि डैश ऑफ बिल्डिंग इन द इज द यूजफुल एरिया और लिवेबल एरिया और लेटेबल एरिया। दिस इज द टोटल फ्लोर एरिया माइनस द सर्कुलेशन एरिया, वरांडास, कॉरिडोर्स, पैसेजेस, स्टेयरकेस, लिफ्ट्स, एंट्रेंस हॉल एक्सेट्रा माइनस अदर नॉन यूजेबल एरिया। तो बोल रहा है कि कौन सा एरिया है जो कि इन सब चीज़ों को माइनस करके होता है, तो इससे होता है कारपेट एरिया। ओके, तो बोल रहा है कि फॉर ऑफिस बिल्डिंग कारपेट एरिया इज द लेटेबल और यूजेबल एरिया, एंड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग कारपेट एरिया इज द लिवेबल एरिया एंड शुड एक्सक्लूड द किचन, पेंट्री, स्टोर्स एंड सिमिलर अदर रूम्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर लिविंग पर्पस। जो भी टर्म, जो भी सेक्शन ऑफ द जो हाउस होता है वो अगर लिविंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है तो उसको माइनस करके जो भी आपका एरिया जो कि लिविंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, लिवेबल एरिया है, वो कहता है आपका कारपेट एरिया। ठीक है, इसमें जैसे कि किचन हो गया तो लिविंग एरिया नहीं है, राइट, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एरिया होगा वो होगा आपका कारपेट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि डैश इज द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिव एंड और डेकोरेटिव कोटिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स एंड फॉर मोल्डिंग एंड कास्टिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स। तो बोल रहा है कि कौन सा जो टर्म है इज अ बिल्ड, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है डेकोरेटिंग कोटिंग ऑफ वॉल के लिए और सीलिंग में। तो जो डेकोरेटिव कोटिंग क्या होता है, वो होता है आपका प्लास्टर। तो प्लास्टर हम क्यों करते हैं, किसी भी, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टर क्या होता है, जनरली जिप्सम, लाइम, सीमेंट, इस सब से यूज होता है। हम इसको क्या करते हैं, कोटिंग के लिए यूज करते हैं, नहीं करते हैं, वॉल के ऊपर डेकोरेटिव कोटिंग के लिए यूज करते हैं, सीलिंग में करते हैं, तो वो कहता है आपका प्लास्टर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ पॉइंटिंग वेयर मोटार इज प्रेस्ड हार्ड इन द रैक्ड जॉइंट्स एंड बाय फिनिशिंग ऑफ फ्लश विद द एज ऑफ मैसनरी यूनिट्स। द एजेस आर नीटली ट्रिम्ड विद ट्रॉवेल एंड स्ट्रेट एज। तो बोल रहा है कि उस टाइप पॉइंटिंग का नाम बताइए जहां पर कि मोटार को हार्ड प्रेस किया जाता है इन द रैक्ड जॉइंट एंड बाय फिनिशिंग ऑफ फ्लश विद द एज ऑफ मैसनरी यूनिट्स, और एजेस को ट्रिम किया जाता है विद द ट्रॉवेल एंड स्ट्रेच एज। तो वो जो टाइप का पॉइंटिंग होता है वो होता है आपका फ्लश पॉइंटिंग। ओके, सो बोल रहा है कि इट इज डज नॉट गिव अ गुड अपीयरेंस, ये अच्छा अपीयरेंस तो नहीं देता जो फ्लश पॉइंटिंग है, बट इट इज द मोर ड्यूरेबल। ये क्या आपका मोर ड्यूरेबल है बिकॉज द रेजिस्टिंग द प्रोविजन फॉर स्पेस फॉर डस्ट वाटर एक्सेट्रा इसकी अच्छी होती है। सो ड्यू टू दिस रीजन जो है फ्लश पॉइंटिंग जो है एक्सटेंसिवली यूज होता है। ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेमेंट इन एमकेएस सिस्टम फॉर अर्थवर्क इन बैंकिंग, कटिंग और इन रोड्स एंड इरिगेशन चैनल। तो यूनिट ऑफ पेमेंट किस में हम करते हैं फॉर द अर्थवर्क इन बैंकिंग, कटिंग इन रोड एंड इरिगेशन चैनल, तो वो हम यूनिट ऑफ पेमेंट करते हैं वो है आपका पर क्यूबिक मीटर। सो जनरली जो मेजरमेंट होता है वो होता है आपका नेचर, शेप एंड साइज ऑफ द कटिंग सिस्टम पे, तो उसके अनुसार हम जो मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो अर्थवर्क का कटिंग होता है वो हम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पीडब्ल्यूडी दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। तो बोल रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस होता है उसका कौन सा हेड है, कौन सी पोजीशन का इंजीनियर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो वो होता है आपका चीफ इंजीनियर। तो सबसे ऊपर आप देखिएगा तो वो होता है आपका चीफ इंजीनियर, उसके बाद होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, देन होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और देन होता है असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर सबसे नीचे वाले पोस्ट पे होता है और चीफ इंजीनियर सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे होता है। तो जो चीफ इंजीनियर ऑफ द पीडब्ल्यूडी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। ओके, अगले को समझ चलते हैं। फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी। तो बोल रहा है कि बिल्डिंग का एस्टिमेशन करने के लिए, बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करने के लिए तो पीडब्ल्यूडी में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो पीडब्ल्यूडी में जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है आपका लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन द लॉन्गर वॉल इज कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड एंड सेम फॉर शॉर्टर वॉल, दोनों वॉल मेजर कहता है, लॉन्गर वॉल मेजर कहता है और शॉर्ट वॉल भी मेजर कहता है। और ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है पीडब्ल्यूडी में क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज द मोस्ट इजी मेथड एंड इट गिव्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है आपको ये देता है। तो इसीलिए लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट इन पीडब्ल्यूडी। ओके, चलिए उसमें चलते हैं। बोल रहा है कि टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज। तो टोटल जो डिप्रिसिएशन है टोटल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वो होता है आपका 1%। अगर आपका जो जो इन द फर्स्ट 5 years ऑफ द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट द टोटल डिप्रेशन लेवल जो है वो जस्ट 1% होता है। अगर आपका जो है सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और सिर्फ फर्स्ट 5 years ही उसका कंस्ट्रक्शन का एज है तो जो डिप्रिसिएशन होगा वो 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट अप्लीकेबल टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो जनरली जो जो टैक्स जो यूज़ नहीं होता है वो होता है आपका सेल्स टैक्स। ओके, तो इसमें आप कहीं कहीं दूसरा कहीं कहीं इसमें जो है दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, वेल्थ टैक्स भी दिया गया है। तो जनरली आप इसमें मैक्सिमम जो है वो सेल्स टैक्स का आंसर दिया गया है। तो सेल्स टैक्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो बोल रहा है कि सेल्स टैक्स जो होता है वो टैक्स पेड होता है टू अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर द सेल्स ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो जो सेल्स टैक्स होता है वो गुड एंड सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ नहीं होता है। कहीं कहीं आपको आंसर में जो है वेल्थ टैक्स भी दिया रहेगा किसी किसी बुक में, तो वो आप देख लीजिएगा क्या करना है। बट इन द मैक्सिमम केस जो है वो सेल्स टैक्स ही बताया जाता है, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है जनरली गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है और इसको हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है द इन्फॉर्मेशन विच कैनॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग्स इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर। तो बोल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर ड्राइंग में इंक्लूड नहीं है तो वो कैसे कन्वेट किया जाता है, कैसे बताया था टू द एस्टिमेटर को, कैसे बताया है। तो वो जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिकेशन। तो द इन्फॉर्मेशन विच कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्राइंग्स इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जनरली जो ड्राइंग्स में ही आप देखिएगा राइट साइड में एक कॉलम टाइप का होता है, उसमें जो है कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि ड्राइंग में नहीं दी होती हैं वो वहाँ पे मेंशन की होती हैं। ओके, लाइक अगर हम बोले कि इन द केस ऑफ अगर कोई ब्रिज का जो है वो ड्राइंग है, तो उसमें अगर ड्राइंग में अगर शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे दिया जाता है जैसे कि कौन सा डाया का बार ले रहे हो आप, कॉन्क्रीट की कवर क्या है, कॉलम की कवर क्या है, पियर की कवर क्या है, और कंक्रीट ऑफ ग्रेड क्या है। तो कुछ चीज़ें जो है जो अगर ड्राइंग में नहीं दी हुई है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन का कॉलम होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो बोल रहा है कि ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर। तो जो जो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग बोल रहा है तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो वो आप देखिए कि जनरली 8% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो 8% जो टोटल कॉस्ट है वो 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो आपका जनरली इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग जनरली। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स। तो बोल रहा है इन चारों में से कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो देखता है क्या, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स को जो देखता है वो देखता है आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। ओके, सो ये जो काम होता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स वो आता है आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मैसन शुड बी। तो बोल रहा है कि ब्रिक वर्क करने के लिए इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मैसन कितना क्वांटिटी यूज होगा, कर सकता है काम, एक लेबर कितना काम कर सकता है ब्रिक वर्क का इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो वो होता है आपका 1.25 क्यूबिक मीटर। सो द एक्सपेक्टेड वर्क आउटपुट फॉर अ मैसन फॉर ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार फॉर फाउंडेशन वर्क इज अराउंड 1.25 मीटर क्यूब पर डे। एक दिन में जो है एक मैसन 1.25 मीटर क्यूब का काम कर सकता है फॉर द फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इज यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिस्मेंटल्ड इज नोन एज। तो किसी भी प्रॉपर्टी या मान लीजिए बिल्डिंग का अगर आपका उसका यूजफुल लाइफ एंड हो चुका है और वो डिसमेंटल नहीं किया गया है तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं आपका सैल्वेज वैल्यू। सो इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड वो होता है आपका सैल्वेज वैल्यू। तो इट इज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर ऑल डिप्रिसिएशन हैज बीन फुल्ली एक्सपेंस्ड। तो ये जो है आपका लगभग मान लीजिए लास्ट जो होता है वैल्यू होता है, बट विदाउट डिसमेंटल्ड। डिसमेंटल्ड का वैल्यू का क्या होता है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, वो होता है आपका स्क्रैप वैल्यू। अगर उसको डिसमेंटल कर दिया गया दैट इज द स्क्रैप वैल्यू, और डिसमेंटल नहीं किया गया तो उसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन इज नोन एज। सो ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन जो वैल्यू प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट अब जो बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो बुक वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन इट्स परचेज वैल्यू डिप्रिसिएशन एंड अदर फैक्टर्स। तो जो फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट विल बी द बुक वैल्यू। ठीक है, हाँ, वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज। तो अगर उसको डिमोलिश कर गया, डिसमेंटल कर दिया गया है उस मटेरियल को, यू कैन से द स्ट्रक्चर को, तो वो जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू इज द सेल वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जनरली जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो
10% होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग का। ओके, चलिए लोग चलते हैं। बोल रहा है कि अ वर्क कॉस्टिंग 20,000 रुपीज इज टर्म्ड एज, तो अगर कोई वर्क या प्रोजेक्ट मान ली 20,000 रुपीज का है तो वो कौन सा वर्क आता है, तो वो कहलाता है आपका पीटी वर्क। सो पीटी वर्क जो होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड टू 20,000। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का या वर्क का टोटल कॉस्ट 20,000 है तो वो आएगा पीटी वर्क के अंदर। और माइनर वर्क क्या आएगा, अगर उसका कॉस्ट जो है 20,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो होगा आपका माइनर वर्क, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो वो होगा आपका मेजर वर्क। तो वो आपका मेजर वर्क। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ से तीनों क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा, माइनर वर्क कहाँ होता है, मेजर वर्क क्या होता है, तो आप इसे देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो द वर्क कॉस्टिंग 20,000 रुपीज इन टर्म्स इज कॉल्ड पीटी वर्क। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट है या वर्क है वो 20,000 से कम है तो वो पीटी वर्क होगा, 20,000 से 1 लाख का है तो वो माइनर वर्क होगा, और 1 लाख से ज़्यादा है तो वो होगा आपका मेजर वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज along with the current rates। तो बोल रहा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम, सभी आइटम का उसमें रेट दिया होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो क्या कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स। ओके, सो इट शेड्यूल ऑफ रेट्स ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद देयर करंट रेट के अनुसार उसमें दिया होता है। So it is a useful tool for contractors as it helps them to estimate the cost of the project and to prepare their bids। तो एक रेट होता है, सब मटेरियल का रेट दिया होता है, तो आपको उसमें जो है वो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टर को कि वो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल ले, एस्टिमेट कर ले, और फिर उसके अनुसार वो बिड जो है वो प्रिपेयर करे। ठीक है, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। तो बोल रहा है कि जो रेट एनालिसिस किया जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर को क्या प्रॉफिट दिया जाता है, तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट होता है वो होता है आपका 10%। ओके, तो जनरली अ प्रोविजन ऑफ 10% इज मेड इन द रेट एनालिसिस एज द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे कॉस्ट को हटा करके जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट दिया जाता है वो आपका 10% दिया जाता है। तो बोल रहा है कि ये वेरी करता है, लाइक फॉर ए स्मॉल जॉब 15% 15% प्रॉफिट फॉर, एंड फॉर लार्ज जॉब 8% प्रॉफिट मे बी कंसिडर्ड एज रिजनेबल, बट एवरेज अगर मान लिया तो 10% आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। सो बोल रहा है कि व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट जो है वो मिला दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं आपका कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एज हिज प्रॉफिट। और इसको जो है हम बोलते हैं कभी कभी कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देखें कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है प्लस उसको 10% दिया जाता है एज अ प्रॉफिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। सो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर जो है, अगर हम देखें टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग से कितना होता है, तो जो लेबर चार्ज जो होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है वो होता है 25%, तो इसलिए उसको 0.25 लिखा गया। तो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट द टोटल द कंप्लीट लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 25%। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो भी है उसका 25% जो कॉस्ट है वो आपको चला गया लेबर कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट इज द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन द केस ऑफ। तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है इन चारों में से उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाता है। तो स्क्वायर मीटर में जो नहीं किया जाता है वो होता है आपका आरसी, छज्जा, छज्जा मैसनरी एक्सेट्रा को हम क्यूबिक मीटर में यूज करते हैं, मेजर करते हैं, ना कि हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज। तो बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर का अगर हम फ्लैट सोलिंग करें, फ्लैट ब्रिक को करेंगे तो उसमें कितने ब्रिक्स आएंगे। तो अगर हम फ्लैट का बात करें तो उसमें जो है 32 ब्रिक्स आएंगे। कैसे, 1 स्क्वायर मीटर का क्या साइज होता है 1000 इंटू 1000। ओके, और एक जो साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है 250 इंटू 125 इंटू 75। सो फ्लैट बोले तो फ्लैट का जो साइज क्या होगा, रेक्टेंगल इट इज द 250 इंटू 125 लेंथ एंड विड्थ। ओके, डिवाइड कीजिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 32। सो फ्लैट सोलिंग आप याद रखिएगा, फ्लैट सोलिंग बोल रहा है तो आपका 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250 इंटू 125 होगा आपका 32, क्योंकि जो साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक होता है वो होता है 250 इंटू 125 इंटू 75 mm, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक्स ऑन एज सोलिंग। एज सोलिंग में क्या होगा कि आपको 250 और इंटू 75 करना है, 125 नहीं करना है, क्योंकि एज सोलिंग है। ओके, मीन्स ये जो है ब्रिक को ऐसे खड़ा करके क्या सोलिंग किया गया है, तो इसमें आपको टोटल जो है 54 ब्रिक्स 54 ब्रिक्स आपका लगेगा। क्यों, सिंगल
ब्रिक एज सोलिंग में फॉर 1 स्क्वायर मीटर में आपको 54 ब्रिक का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम टेरेसिंग ऑन द रूफ विथ ब्रिक ब्रिक खोआ पीसेस, मतलब खोआ मतलब पीसेस होता है, सुर्खी एंड लाइम दैट इज 2:2:7 इंक्लूडिंग फिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी का। तो बोला कि कितना सुर्खी लगेगा अगर 1 स्क्वायर मीटर में 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम ट्रेसिंग किया जा रहा है, तो वो होगा आपका 0.022 क्यूबिक मीटर का जो आपको क्वांटिटी लगेगा सुर्खी का। ओके, नेक्स्ट फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। तो बोल रहा है कि 15 mm का जो है थिक प्लास्टरिंग किया गया है जिसका कि रेशियो है 1:6 100 स्क्वायर मीटर एरिया में। ओके, तो कितना सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट जो आपका वो हो जाएगा आपका 0.2 क्यूबिक मीटर। कैसे निकालेंगे हम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग क्या हो गया 100 स्क्वायर मीटर है, ओके, इंटू 15 mm दैट इज 0.015 हो गया आपका 1.5 मीटर क्यूब का टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या होगा 1.5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 1 पार्ट क्या है सीमेंट है और 6 पार्ट क्या है सैंड है, तो 1/7 इट इज 0.21 मीटर क्यूब। तो आपका जनरली 0.2 क्यूबिक मीटर का आपको सीमेंट उसमें रिक्वायर्ड होगा। नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी में कितना मॉड्यूलर ब्रिक लगेगा, तो वो लगेगा आपका 500। जो मॉड्यूलर ब्रिक की साइज क्या होती है, वो होती है आपकी 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो जो 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय इसको एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा ब्रिक का एरिया से, तो आपका जो है 500 जो है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ डी बी द डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील और टॉल स्टील बार इन mm द स्टैंडर्ड वेट इन केजी पर मीटर ऑफ द बार क्या होगा। तो 1 मीटर का जो बार है उसका कितना जो है वेट होगा इन केजी, तो वो होगा आपका 0.00618 डी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड वेट ऑफ बार तो उसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162। ओके, तो उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका जाएगा 0.0618 डी स्क्वायर। ओके, 1/162 कीजिएगा आपका ये टर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिटेल आपको सॉल्यूशन भी हम ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। ये जो टर्म है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 कैसे आया वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो है जो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील बार क्या होता है π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वेट निकालने के लिए आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो 7850 इंटू एरिया 1 इज द लाइक मीटर, तो आपका जाएगा इसमें ये आपकी वैल्यू आ गई वेट। ओके, सो इसको डिवाइड बाय 1/3 करेंगे तो क्योंकि वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका वेट पर मीटर आ गया डी स्क्वायर इंटू 0.06162 kg पर मीटर। तो बस वही इसको राउंड ऑफ कीजिएगा तो 0.0618 डी स्क्वायर केजी पर मीटर हो जाएगा। अगर इसको 1/, के टर्म में लिखिएगा तो आपका डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1 मीटर में माइल्ड स्टील का बार का कितना वेट होता है एज पर डी। सो 0.0618 डी स्क्वायर के टर्म में वो होता है। ठीक है, सो मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन, सो जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है किस एस्टिमेशन ऑफ द किसी भी प्रोजेक्ट का वो होता है आपका बिल्डिंग का, वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट जो होता है वो आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है एस्टिमेशन of any project or building. Okay, next 1 brick thickness of the wall is roughly equal to, तो बोल रहा है कि एक ब्रिक का थिकनेस का वॉल की साइज क्या होती है, तो वो होती है आपकी 20 सेंटीमीटर। आपका 1 ब्रिक थिकनेस लिखा हुआ है मीन्स जो ब्रिक की जो साइज क्या होती है मॉडुलर ब्रिक की साइज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, सो दैट 1 ब्रिक थिकनेस अगर वॉल हो रहा है तो वो आपका जो थिकनेस होगा लेंथ होगा मेजर करोगे आप थिकनेस ऑफ वॉल दैट इज 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ब्रिक मॉडुलर ब्रिक की साइज होती है वो क्या होती है 20 होती है, सो इसलिए वो आपका 20 हो गया। Next, the dam proof course DPC of uniform thickness in a building having walls of different width is measured in। तो बोल रहा है कि अगर DPC प्रोवाइड किया गया है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन अ बिल्डिंग, ओके, जिसमें कि वॉल जो है डिफरेंट विड्थ ऑफ द वॉल है, तो वो मेजर करते हैं आपका मीटर स्क्वायर में। DPC को हम मीटर स्क्वायर में हम उसको मेजर करते हैं अगर वहाँ पे डिफरेंट विड्थ ऑफ द वॉल प्रेजेंट है तो। ओके, नेक्स्ट बोला है द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज कैलकुलेटिंग। तो वुड को हम किस क्वांटिटी में मेजर करेंगे फॉर द शटर्स ऑफ डोर एंड विंडो, तो उसमें यूज करेंगे आपका मीटर स्क्वायर में हम उसको मेजर करेंगे शटर्स ऑफ डोर एंड विंडो के लिए। लाइक डिफरेंट आपको टर्म देखना है। हाँ, लाइक किसी दूसरे टर्म के लिए आपको उससे मीटर क्यूब में वुड मेजर हो, बट यहाँ पे लिखा गया शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, तो जो शटर्स जो पैनल्स होते हैं उसके लिए आप उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करोगे वुड को। नेक्स्ट बोला थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग यूजली, तो एक प्लास्टरिंग का थिकनेस जनरली क्या होता है वो होता है आपका 12 mm। सो प्लास्टरिंग यूजुअली 12 mm थिक एंड जो उसको मेजर करते हैं वो हम यूजुअली मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं एरिया। ओके, नेक्स्ट बोला है कि एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो एस्टिमेशन होता है वो जनरली होता है आपका
नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, ओके। सो द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टिक वायरिंग इज डन आफ्टर फिक्सिंग द पोजीशन एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स एज द वायर हैज टू रीच देम अप टू दम। जितना भी पॉइंट्स आपका होगा उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो है वो आपका यूज होगा। पॉइंट मतलब कि जहाँ पे स्विच होता है ना, दैट इज द पॉइंट, ओके। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ब्लास्टिंग के लिए जो हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो कि कितना किलोग्राम एक्सप्लोसिव आपका यूज हुआ फॉर द ब्लास्टिंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द व्हेनेवर कलर वॉशिंग आर ऑन एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट्स आर डन इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लेन एरिया ऑफ अ शीट इज इंक्रीज्ड। तो जो एस्बेस्टस जो होता है वो आप जानते हो कि वो क्या होता है, वो प्लेन नहीं होता, राइट। वो ऐसे 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 जो है कर्व शेप में होता है, राइट। तो उसको बोल रहा है कि कितना आप एरिया को इंक्रीज कर देगा। अगर आप उसको प्लेन एरिया में मेजर करोगे तो टोटल कलर वॉशिंग करने के लिए तो उसका जो इंक्रीज एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कर्व है, आपने तो सिंगल स्ट्रेट उसको मेजरमेंट किया, राइट। बट वो चूंकि कर्व है तो उसका एरिया आपको बढ़ जाएगा कलर वॉशिंग में, तो वो आपका होता है आपका 20%, ओके। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन कलर वॉशिंग ऑन एस्बेस्टस सीमेंट शीट इज डन देन द प्लेन एरिया ऑफ शीट इंक्रीज बाय 20%। तो टोटल कलर वॉशिंग आप निकालेगा वो आपका एरिया प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू एरिया, ओके, हो जाएगा, ओके। तो मान लीजिए कि अगर आपका ये तो आपका हो गया एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड। अगर आप किसी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोरुगेटेड स्टील शीट में कितना होता है, स्टील शीट में आपका था 14%, ये आपको सीमेंट 20% बताई दिए, और सेमी कोरुगेटेड अगर है तो उसमें आपको 10% का एरिया इंक्रीमेंट होता है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको स्टील का ही पूछ सकता है, सेमी कोरुगेटेड भी पूछ सकता है, तो ये तीनों आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ द प्लास्टिक सरफेस दैट डिडक्शंस आर नॉट मेड फॉर। बोल रहा है कि अगर हम प्लास्टिक सरफेस का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो किस केस के लिए हम उसका डिडक्शन नहीं करते, एरिया डिडक्शन नहीं करते हैं। तो वो अगर आपका बीम का एंड हो रहा है और अगर आपका स्मॉल ओपनिंग है 0.5 मीटर स्क्वायर से कम का ओपनिंग अगर आपका दिया गया है तो वहाँ पर आपको एस्टिमेशन को डिडक्ट नहीं करना, प्लास्टिक को डिडक्ट नहीं करना है। सो व्हाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टिक नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द एंड ऑफ जॉइस्ट बीम पोस्ट एक्सेट्रा एंड ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर एंड नो एडिशन, एडिशन भी पढ़ लीजिए, एडिशन शैल बी मेड फॉर रिवील्स जैम्स सॉकेट्स सील्स एक्सेट्रा। इन सब टर्म में आप एडिशन भी नहीं करोगे और अगर ओपनिंग से तो वहाँ पे उसको कट भी नहीं करोगे, ठीक, डिडक्शन भी नहीं करोगे। नेक्स्ट बोला द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट इज। तो जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ जो कॉन्क्रीट का रेशियो है, तो कितना सीमेंट रिक्वायर होगा, तो उसके लिए हम निकालेंगे क्या, दैट इज 21 मीटर क्यूब, ओके। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट देता है आपका 1.52 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट, ओके। सो 100 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट कितना देगा, वो देगा आपका 152 मीटर क्यूब ड्राई कॉन्क्रीट। आपको क्या बोल रहा है 100 मीटर क्यूब के लिए निकालने के लिए। तो सीमेंट प्रोपोर्शन क्या है आपका, सीमेंट प्रोपोर्शन है आपको 1:7, क्योंकि 1 क्या है आपका सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 क्या है एग्रीगेट है। तो जो सीमेंट का प्रोपोर्शन है वो आपका 1:7 है। तो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट जो है आपका 1:7 इंटू 152 कीजिएगा तो आपका जाएगा 21.71 मीटर क्यूब। सो जो 21 इज द करेक्ट आंसर, जितना कि 21 मीटर क्यूब इज द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट, जिसका की रेशियो 1:2:4 होगा, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो जो टेक्निक है फॉर फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी वो कहलाता है आपका वैल्यूएशन। सो द आर्ट ऑफ एसेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द स्टेटेड टाइम इज नोन एज द वैल्यूएशन। वो आपको कहलाता है, वो आपका वैल्यूएशन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लेन एरिया एस्टिमेट। तो इनमें से कौन सा जो है, ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो कौन सा आइटम वर्क है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है, वो होता है आपका कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड एरिया सो दो वो आपका प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता, क्यों, क्योंकि द प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया measured at the floor level of the basement or of any story of the building. The plinth area can be calculated by taking the external dimension of the building. तो जो बिल्ट अप एरिया है कवर्ड एरिया वही आपका प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है, जो कवर्ड नहीं है वो इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज द कोटेड एरिया, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।